वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन मार्केट के अंदर अगेन एक हैप्पीएस्ट डे है। 58,000 का लेवल मार्केट ने सस्टेन किया, अचीव किया, फर्स्ट टाइम हाई बनाया, हिस्टोरिक हाई पे आज के दिन मार्केट ने ट्रेड किया और क्लोजर भी इसी नंबर्स पे किया। हमने देखा आज के दिन 58,198 पॉइंट्स पे मार्केट का क्लोजर रहा, 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। ये वो नंबर्स हैं जिनके लिए सिर्फ एक सोच रखी हुई थी हमने कि आने वाले दिनों में ये भी एक वक्त आएगा, लेकिन फाइनली वो वक्त आ गया है। 53,000 से आगे जाना, मार्केट का इतना ज़बरदस्त रिएक्ट करना, पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करना, बुल रन का होना, वॉल्यूम्स जनरेट करना, ये तमाम चीज़ें मार्केट में कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर रही हैं। आज के दिन भी हमने यही देखा। अब वीक के अंदर और 2 सेशंस रह गए हैं। इस सेशंस के अंदर भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट फर्दर परफॉर्म करेगी और आने वाले दिन में नए माइलस्टोन अचीव करेगी। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हों और मार्केट के नंबर्स और यही रौनकें बहाल रहें। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे वो न्यूज़ जिसके वजह से एक्चुअली ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। वो है रेमिटेंसेज एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर एक इजाफा देखा गया है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मजीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक नंबर्स या इकोनॉमिक चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सीधी हो चुकी हैं, एक ट्रैक पे आ चुकी हैं, उनकी वजह से भी मार्केट इम्पैक्ट ले रही है। स्टॉक मार्केट को भी हम डिस्कस करेंगे, जो ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इनके पीछे रीजंस क्या हैं। साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है। और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, फोरकास्ट क्या मौजूद है और हमारी कितनी डिमांड है। सो वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं डॉक्टर अयूब से पूछूंगी, सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सिनेरियो दिखाई दिया है, मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे हाई साइड पे जा रहे हैं, डेफिनेटली ये खुद तो नहीं होता कोई भी चीज़, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी का जो एक तवील सफ़र हमने तय किया है वो कितना मुश्किल था और चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा वक्त आ गया है? देखिए, स्टॉक मार्केट की जहाँ तक हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट फ्यूचर किसी भी कंट्री में होता है ना, इसको इकोनॉमी का बैरोमीटर कहते हैं जी। बैरोमीटर इस सेंस में कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या सिनेरियो होने वाला है। तो बेसिकली इकोनॉमिक इसमें तो कोई मतलब है, किसी को शक नहीं, कोई दो राय भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत क्राइसिस का शिकार रही है, बहुत प्रॉब्लम में रही है। लेकिन उसमें एक ये नहीं कह सकते हम कि बहुत अच्छे हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं, लेकिन एक यू टर्न तो हुआ है ना। मतलब है, जो डिक्लाइनिंग थी वो डिक्लाइनिंग का रुक जाना और उसका यू टर्न ले लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी हमने अचीव कर लिया, लेकिन यू टर्न का मतलब है कि अब देखें, थोड़ा सा आपने खुद ही अभी ब्रीफिंग में कहा कि रेमिटेंसेस में थोड़ा सा इम्प्रूव होना, एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव होना, फिर आईएमएफ की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल्स का मिल जाना, तो इन सब चीज़ों का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट तो आता है। और स्टॉक मार्केट ठीक है, अभी क्राइसिस को नहीं बता रही करंट सिनेरियो क्या है, लेकिन प्रेडिक्ट कर रही है कि आने वाले हालात अच्छे हो सकते हैं। तो वो एक उसका एक पॉजिटिव है। और दूसरा देखें, जो स्टेप लिए जा रहे हैं SIFC की, हम अगर देखें, उसका डेफिनेटली आता है क्योंकि उसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है ना। वो स्टॉक मार्केट तो इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है ना, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। और उसमें आपके प्रोग्राम में भी मैंने पहले बहुत दफ़ा ये कहा कि ठीक है, इस तरह की पहले बहुत सारी कमेटीज़ बनती रही, काउंसिल्स बनती रही, उसके बावजूद डिक्लाइन आता रहा। बहुत सारे स्टेप लिए माजी में, 30 साल में देखें, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बैरो से हम आ गए थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। फिर हमने कहा कि CPEC का एक बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन FDI और पोर्टफोलियो में डिक्लाइन आता रहा। अभी जो ऐसा FCA में हुआ है कि पहली दफ़ा जो चीज़ नज़र आई कि एक तो ये जहन में रखें कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए है। उस तरह से नहीं कहा, फोकस किया गया ना, फोकस किया गया है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरा, शायद मेरा ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने इसको शेल्टर दिया है। खुद आप देखें कि चीफ साहब दिस इज द रीजन जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बेसिकली दिया। इकोनॉमी तो बेसिकली, इकोनॉमी को रन तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही होती है, और फोर्सेस की तरफ से उसको एक शेल्टर, एक इंडिकेशन मिला कि सब एक ही पेज पर हैं और सब इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
राइट बिल्कुल सही आपने बताया. मैं खालिद साहब से पूछना चाहूँगी. खालिद साहब, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं जिसका इम्पैक्ट हम वाज़े तौर पर मार्केट पे भी देख रहे हैं, और दूसरा ये कि जो एक हम पॉलिसी रेट के हवाले से इंडिकेशन विटनेस कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म उससे क्रिएट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज की बात करी. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन थी और अंडररेटेड थी जो हमारे वैल्यूज़ थे. और अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स भी उठा के देखें, जो सालाना रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसमें 25-30% की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नज़र आ रही थी. तो वो जो आज आपको एक स्टॉक मार्केट में तेज़ी नज़र आ रही है वो एक बड़ी रियलिस्टिक है, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी, मुल्क की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बेहतर होंगी. अभी इमैर साहब ने SIFC का जिक्र किया, तो जनरल साहब के साथ मैं भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था, और ये उन्होंने बड़ी अच्छी खबरें दी कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है. मिसाल के तौर पे मिनिमम $25 बिलियन जो है वो UAE से आ रहा है, मिनिमम $25 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से आ रहा है. इसी तरह 2-3 जगहों से पैसे और भी आ रहे हैं, और हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 बिलियन प्लस. ये इसमें से 50 के करीब आ भी चुका होता अगर ये जो अभी गल्फ़ में जो ये वॉर हो रही है इसकी वजह से अफेक्टेड हुई है. वरना अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो तनज़्ज़ुली का शिकार थे, अब वक्त ये आ गया है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो गई हैं. और आप ये देखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा और लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे आएंगे. लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें अभी करना बाकी हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. SIFC का जिक्र हुआ, उन्होंने 2 चीज़ें फोकस की हैं. देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक दिन में नहीं हो सकती, एक साल में नहीं हो सकती. आज भी अगर आप इंडस्ट्री में लगाने जाएं तो एटलीस्ट 4-5 साल लगते हैं. सिर्फ आप 1-2 साल में जो रनिंग इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री मौजूद है, उसको बेहतर कर सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट SIFC ने जो चीज़ें जो बेसिक हाईलाइट की है वो नंबर 1 IT सेक्टर, नंबर 2 एग्रीकल्चर. IT सेक्टर में दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, और एग्रीकल्चर में आपको रिजल्ट आने शुरू हो गए. जो आज आपको इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं. मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कॉटन प्रोडक्शन जो है वो लास्ट ईयर 4.7 मिलियन बेल्स थी. आज जो बात हो रही है 8+ हो चुकी है, और 10.7 या 11 के करीब जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे ये इसी 1-2 महीने के अंदर. जबकि लास्ट ईयर हमने $2 बिलियन की ये इंपोर्ट करी थी. तो अब वो $2 बिलियन न सिर्फ इंपोर्ट हमारे वो पैसे बच गए, बल्कि अब हम इंशाल्लाह वैल्यू एडिशन करके फर्दर एक्सपोर्ट की तरफ आएंगे. तो हमारा आपने ये भी देखा तकरीबन अयूब मेहर साहब ज़्यादा अच्छी तरह फिगर्स बता सकेंगे, 34% के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो ऑलमोस्ट कम हुआ है इस साल. हमारी इंपोर्ट कम हुई है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं जिस तरह बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ट्रेड डेफिसिट फिर भी कम हुआ क्योंकि हमने इंपोर्ट पे कंट्रोल किया. और अब आने वाला साल में मेरे ख्याल हमें इंपोर्ट की कंट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी हमने लास्ट ईयर करी है. लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने की तवक्को है. रेमिटेंसेस का जिक्र किया, डेफिनेटली रेमिटेंसेस बढ़ेंगी. अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, आज से 3 महीने पहले, 6 महीने पहले हमारा जो गैप था ऑफिशियल डॉलर का और जो ओपन मार्केट में डॉलर का, वो 10-15 रुपए का फ़र्क आ गया था. तो रेमिटेंसेस हमारी फॉल हो रही थी क्योंकि लोग फिर बैंकों से भेजने बंद कर दिए थे. आज जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ऑल्दो आपने 10 और 15 रुपए का जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इससे भी कई ज़्यादा जी, था, 20 रुपए तक चला गया था. मैं बड़ा सिर्फ किया, लेकिन ये फ़र्क भी इतना बड़ा था कि ऑफिशियल रेमिटेंसेस आपकी ड्रॉप हो गई थी. तो ये सारे इक़दामात की वजह से, SIFC की वजह से, इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ साहब ने आके इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने इसको फोकस किया, तो आपको उसके बेहतर मुज़बरात जो हैं वो नज़र आने शुरू हुए एग्रीकल्चर साइड से भी, और आप जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करिए उस हिसाब से भी. तमाम चीज़ें बड़ी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं. डॉक्टर साहब, आपने भी
डॉक्टर ये आप साहब के कमेंट से यही विटनेस किया कि हमारे पास चीज़ें बड़ी एक सेटल डाउन हो रही हैं। साथ साथ अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स भी कम हुए हैं, और दूसरा ये कि अब ये ट्रेड के हवाले से बात की तो थोड़ा सा एक रीजंस थे पीछे जो कि एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जनरेट होने से रोके जा रहे थे या फिर किसी वजह से रुक गए थे। अगर हम याद रखें कि लास्ट ईयर हमें डिफ़ॉल्ट के ख़तरात भी थे, लास्ट ईयर हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे कि हम अपनी इंपोर्ट को देख सकें या एक्सपोर्ट कर सकें, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए अभी की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो आपको लगता है जो हमने जितना ज़्यादा अचीव किया है वो काफ़ी है, यानी इससे बेहतर नहीं हो सकता था? नहीं, देखें, कम से कम 2 इंडिकेटर हैं और इन्वेस्टर्स के जहन में भी ये 2 चीज़ें बिल्कुल आ गई कि जो 1 साल 1.5 साल तक जो शोर मच रहा था ना डिफ़ॉल्ट का, वो एक सेटल्ड हो गया ना जी चीज़। जी जी अब मेरे ख्याल में उस पर अब कोई डिबेट नहीं होती, कोई बहस नहीं होती कि डिफ़ॉल्ट की बात नहीं थी, गलत थी वो बात। एक चीज़ गलत थी, गलत तौर पर इकॉनमी को प्रपोर्ट किया जाए, जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा था। जी जी अब इन्वेस्टर्स को भी ये पता लग गया, लोगों में भी कॉन्फिडेंस हुआ, बिजनेसमैन में भी कॉन्फिडेंस है, पब्लिक को भी एक कॉन्फिडेंस हुआ कि वो डिफ़ॉल्ट वाली बात तो नहीं थी। दूसरा ये कि एक चीज़ अब आईएमएफ से जो बिल्कुल लेटेस्ट जो रिव्यू हुआ था लास्ट वीक में, जी उसमें एक चीज़ की इंडिकेशन दे दी कि क्योंकि इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन है अब आने वाले दौर में उसमें डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, और जब डिक्लाइन एक्सपेक्टेड होता है तो अंडरस्टूड होता है, इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन होती है उसमें अगर डिक्लाइन बता दिया जाए ना कि प्रोजेक्शन में डिक्लाइन आ रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट यकीनन कम होने का इंडिकेशन मिल जाता है। वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वो बड़ा एक ट्रेंड आपके फॉलो करना शुरू ट्रेंड हो फॉलो जाता है ना, करना फिर शुरू उसको होता है, बहुत क्योंकि ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट इम्पोर्टेंट कम है होता ये। है तो स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है बहुत उसका। सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं अच्छा, जो दूसरा चीज़ ये कि इंटरेस्ट एक बेस्ड होते हैं। चीज़ें थैंक्स गॉड कि अब ये पॉलिसी मेकर्स को एक चीज़ बिल्कुल जो काफ़ी अरसे से हम जिसको डिस्कस करते रहते हैं अब समझ में आ गई कि कंट्री के लिए फॉरेक्स का जो प्रॉब्लम है, फॉरेन एक्सचेंज का, अपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। राइट। जो एवेन्यू आपके पास था वो डॉक्टर साहब यहाँ इन्वेस्टमेंट मैं था। आपको पॉज करूंगी। आरिफ हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर सबसे पहले तो बहुत एक अच्छा आज का दिन 58,000 का लेवल मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। तमाम जो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े एक राइटली ट्रैक पर हैं, और दूसरा ये कि चीज़ें जो है वो अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? आई थिंक ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये तो चूंकि स्टॉक मार्केट की वैल्यूज बहुत नीचे चली गई थी जी और बहुत नीचे चली गई थी, और ये जो हमारा इकोनॉमी में डिक्लाइन रुका, तो उससे लोगों में जरा जो है वो होप आई कि चीजें अब राइट ट्रैक पर जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ये हम देख रहे हैं कि मार्केट इस तरह परफॉर्म कर रही है। और फिर दूसरा ये है कि रुपए की वैल्यू में जो स्टेबिलिटी आई है, वो उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। उससे लोगों में फिर उम्मीद पैदा हुई है कि उससे हमारा इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो कंट्रोल में आएगा, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी गिरेंगे, और इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो फिर इक्विटी मार्केट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो यूं जो है, और फिर ये SIFC का जो इनिशिएटिव है, उससे लोगों में उम्मीद है कि नई इन्वेस्टमेंट बाहर से और दोनों विद इन द कंट्री जो है वो आएगी। तो यूं मार्केट में कुछ ऑप्टिमिज्म है फ्यूचर के बारे में, और बिल्कुल। उससे मार्केट जो तो है पहले ही सेंटिमेंटल ड्रिवन दिखाई देती है, और फिर अब ये अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली यस मार्केट की परफॉर्मेंस जायज़ है। आपको आने वाले दिनों में जीडीपी फोरकास्ट के हवाले से क्या लगता है? जीडीपी की जो अभी जो फोरकास्ट है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि 2 to 2.5% है। सर आने वाले दिनों के लिए ये फोरकास्ट कम नहीं है? हमारी रिकॉर्ड फोरकास्ट से तो ये बहुत कम है। जी, आई थिंक रिकॉर्ड से कम है, लेकिन अभी भी हमारा जो इशू है कि हम इंपोर्ट्स ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अभी हमारे रिजर्व्स इतने नहीं बड़े हैं कि हम इसको जो ज्यादा बढ़ने दें, क्योंकि हमें ये करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको, क्योंकि उससे हम अपने रिजर्व्स को जो है वो मेंटेन कर सकेंगे। तो जो हम देख रहे थे कि हमारा ये जो फॉरेन डेट है, फॉरेन करेंसी डेट, वो सारे का सारा पिछले 10 साल का करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर और ये फॉरेन डेट का नंबर जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब ज्यादातर पैसे हमने बोरो के करंट अकाउंट डेफिसिट में जो है वो लगाए हैं और डाले हैं।
तो हमारे रिजर्व्स की, हमारी करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कंट्रोल करें, ताकि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी अपने टाइमली पूरे कर सकें। तो उस लिहाज से जो है वो इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेड होते हैं तो उनके। सर रेवोल्यूशन कहाँ से आएगा अगर इंडस्ट्री से ग्रोथ नहीं होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो वहीं से होती है ना। सर्विसेज में और एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर ये साल जो है जी वो बेहतर है और इसके ऊपर और काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और सर्विसेज में पोटेंशियल है। आईटी के एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ हमारे पास एचआर भी मौजूद है और हम उस पर जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो आईटी एंड एग्रीकल्चर जो है वो दो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं लगता, लेकिन उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी ग्रोथ में जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री जैसे जैसे हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आएगी तो फिर हम इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑटोमोबाइल की जो है वो इंपोर्ट फ्रीली अलाउ होंगी। आपके जो इसके अलावा जो मशीनरी की इंपोर्ट्स वगैरह जो है वो खुल जाएगी। अभी तो उनके ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी कम हो जाएंगी, तो फिर वो सारी कंजप्शन, फिर इंटरेस्ट रेट जरा कम होंगे, तो फिर ये है कि आपको कंज्यूमर फाइनेंस की डिमांड भी जो है वो बढ़ेगी और स्पेंडिंग जो है वो ये बेहतर होगी। तो फिर तो ये व्हील कब तक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 25 है वो आई थिंक बेहतर होगा। तो उसमें ग्रोथ फिर 4-5% की जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वो तकरीबन अगर 2 और 3 के दरमियान रहेगी तो अगला साल फिर 4-5% जो है वो ग्रोथ को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पीड भी यही रहे और जो सिनेरियोज है वो भी यही रहे। आप समझते हैं अभी इंटरनेशनली कोई फ्रंट पे हमारे लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है या फिर अभी कोई प्रेशर नहीं है? ऑयल प्राइसेस भी इनफैक्ट थोड़े से कंट्रोल्ड ही है। तो अगर यही सिनेरियो रहता है तो तमाम चीज़ें यही एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, इंटरनेशनली भी कमोडिटी प्राइसेस जो है वो भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, विच इज वेरी गुड। हमारा है वो स्टेबल है और अभी फेड ने तो जो है वो ये कहा भी है कि हम अब ग्रेजुअली जो है वो हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका भी जो है आई थिंक हमारे उस पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी फिर ये है कि फॉरेन करेंसी लोन की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी और हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसकी वजह से भी हमारे बजट पे जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकेगा। वेल थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। यकीनन आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाइन हैं और आने वाले दिनों की बेहतरी के लिए जो ये इंतजाम किए गए हैं, बेसिकली मकसद भी यही है कि आने वाले दिन बेहतर हों। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, सर प्लीज़ कंटिन्यू। वही बिल्कुल वो बात मेरी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि एक्सपेक्टेड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, उसका यकीनन इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट पे। उन्होंने भी वही बात की, लेकिन मैं उनकी इस बात से बहरहाल डिसएग्री करूंगा कि इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इंडस्ट्री देखिए, एग्रीकल्चर की जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है वो उसको आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से कोई उसका इतना बड़ा उसमें नहीं आप क्रिएशन ला सकते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। इंडस्ट्री को इग्नोर किसी भी कीमत पे हमें नहीं करना चाहिए। सर्विसेज की जो ग्रोथ होती है, इग्नोर कैसे कर रहे हैं ये भी तो बताएं ना। देखिए सर्विसेज की जो है ना ग्रोथ वो डिपेंडेंट होती है इंडस्ट्री पर। सर्विसेज सेक्टर जितना भी है, चाहे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, वो सब इंडस्ट्री से ही तो ड्राइव हो रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्हांस करती है तो ये एक्टिविटीज़, सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़, बैंकिंग की एक्टिविटीज़, वो तमाम एक्टिविटीज़ बढ़ती है। और देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना हम SIFC की जब बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी, कहाँ यूटिलाइज होगी? इंडस्ट्री में मोस्टली उसको यूटिलाइज होना है। इंडस्ट्री में कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री से ही मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। और उसमें देखिए अब मैं अभी जो बात कर रहा था कि बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट आएगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज़ होगी, वहीं से
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी की ग्रोथ वहीं से आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन वहाँ से कंट्रोल होगा। वो एक पूरा चेन है, वो एक प्रोसेस है, वो हमें अडॉप्ट करना होगा। और उसमें एक चीज़ की तरफ और इशारा किया गया है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है, जो कि $100 बिलियन भी आने वाले वक्त में एस्टिमेट है, तो उसमें हमें तीनों फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। एक तो होते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा, जो नेबर कंट्रीज़ ने क्या किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले, जो आपके एक्सपेट्रिएट हैं उनको आप अट्रैक्ट करें, उनको अट्रैक्ट करें, वो वहाँ से आगाज़ वहाँ से करें। और उससे भी पहले तो टैक्स के हवाले से अट्रैक्ट करें या रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं आपके। अगर लोकल इन्वेस्टर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको आप इंसेंटिव नहीं दे रहे और समझ रहे हैं फॉरेनर्स आके वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। जो इंसेंटिव्स की टैक्स की जो आप बात कर रही हैं, देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने अभी, क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इंडिकेशन दी थी कि हम एमएनएसटी स्कीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। एमएनएसटी स्कीम का मसला ये था कि एमएनएसटी स्कीम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब हम बात कर रहे हैं, तो जो गुज़िश्ता 30 साल में कुछ 5 के करीब, 84 से अगर शुरू करें डॉक्टर महबूब उल हक से, तो 5 के करीब स्कीम्स आई हैं। उसमें उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, या तो वो गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट होता था, वो कहते थे एमएनएसटी दे रहे हैं, कुछ नहीं पूछे। हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, वहाँ लगा रहा है। और चौथा आखिरी था, जो एक बार बार क्वेश्चन आता है कि सीपैक का बेनिफिट तो पूरी दुनिया को है, पूरे खित्ते को है, लेकिन पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर हैं लोकल, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कहा था जो वहाँ जा रहे हैं उनको आप एमएनएसटी दें। तो ये बड़ा एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्लान दिया था फेडरेशन ने, जिसमें बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो एमएनएसटी नहीं आ सकी। बहुत सारे इसके रीजन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले नहीं हो पाती, लेकिन बाद में सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट बनते जा रहे हैं। और अब अच्छी बात है ना कि एक पेज पर है ना, अब एक पेज पर आपकी आर्म फोर्सेस से लेकर के पॉलिसी मेकर्स तक, गवर्नमेंट तक और बिजनेस कम्युनिटी सारी जो अप्रूवल एक कमेटी है वो एक पेज पे दिखाई देती है। मैं खालिद तवाब साहब से पूछूंगी, सर ये बताइए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, आरिफ हबीब साहब ने भी वहीं की इंडिकेशन दी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। रेवोल्यूशन तो आएगा ही इस बेस से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारी जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हमारी जो एक होता है ना कि हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उसको जब ही रिमूव कर सकते हैं इम्पोर्टेड आइटम्स, जब हमारी लोकल डिमांड बढ़ जाए, लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेटिस्फाई कर लें। इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि कैसे ये हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे। देखिए, जो बात आरिफ हबीब ने कही है या जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक्चुअली एग्रीकल्चर साइड, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो इमीडिएटली 2, 4, 6 महीने में आ जाता है। हमारे पास इस साल बड़ी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, हमारी राइस की भी बड़ी अच्छी आई है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान गॉट अ वेरी बिग बेनिफिट कि इंडिया की क्रॉप्स ख़राब हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हुई है, तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। जब वहाँ उन्होंने एक्सपोर्ट बैंड करी अपनी, तो पाकिस्तान को बेहतर प्राइजेस मिले अपनी चावल की एक्सपोर्ट में, और क्रॉप भी अच्छी थी। इसी तरह मैंने भी पहले जिक्र किया कॉटन का। देखिए, कॉटन ये करना ही चाहिए एक कि कॉटन, अब रॉ कॉटन काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ना मिल रही है, क्योंकि हम तो कॉटन इंपोर्ट कर रहे थे लास्ट ईयर। तो वो जब वो कॉटन जो है वो प्रोसेस होगी, चाहे उसकी जिनिंग करें, फिर उसका कपड़ा बनाएं, फिर गारमेंट्स बनाएं, एंड वैल्यू एडिशन में जाते जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का चोली दामन का साथ है, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आप एक साल में नहीं ले सकते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो एवेंचुअली, अगर आज मैं इंडस्ट्री लगाने नहीं जाऊंगा तो एटलीस्ट मिनिमम बहुत ज़ोर मारूंगा तो 4 साल लगेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर में अल्लाह ने हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें ख़राब होने के बाद बड़ी चीज़, हमारे यहाँ लास्ट ईयर से पहले सैलाब आया, फ्लड के बाद जो ज़मीन आपकी इतनी फर्टाइल हो गई है कि आज वो प्रोडक्शन जो है, उसके बाद हमने सीड्स भी तब्दील करी। हमारे यहाँ सीड्स की तब्दील नहीं होती थी, ये भी एक पूरी माफिया थी जो काफ़ी हद तक चेंज हुई है, सीड्स तब्दील हुई, हाइब्रिड सीड राइस में भी आई, दूसरी जगह पर भी आई, तो आज आपकी प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी। जब वो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन के लिए इंडस्ट्री जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ होता है तो सर्विसली इसका असर जो है वो इंडस्ट्री में भी आता है, उसकी भी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो ये तो होगी। दूसरी बात ये कि अब हमें नहीं, तो फिर चांसेस क्या दिखाई देते हैं कि इंडस्ट्रीज को जो ग्रोथ करने के लिए जो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है वो है अभी यहाँ पर?
देखिए अगर आज की इंटरेस्ट तारीख रेट में कम हो जाते हैं? देखिए इंटरेस्ट रेट तो एक एलिमेंट है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। गैस जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, कल आपने देखा होगा सारे कराची के इंडस्ट्रियल एरियाज, बमा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कहा दिसंबर से हम इंडस्ट्रियाँ बंद कर देंगे अपनी, वी डोंट हैव अ गैस। ये वो इश्यूज हैं। तो उनका इश्यूज देखिए, इश्यूज तो होते हैं सर, इशू तो हर महीने क्रिएट होते हैं, साल में कहीं ना कहीं कितने टाइम क्रिएट होते हैं। आइडिया ये है कि इनको टाइमली सॉल्व कर लिया जाए। एग्जैक्टली यही बात है ना, चीज़ें रिजॉल्व वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। गैस एक ज़माने में हमारे पास इतनी थी कि हम इसको ट्रांसपोर्ट पे भी इस्तेमाल करते थे और बेदरेल इस्तेमाल करते थे, कोई इसका वो नहीं था। डोमेस्टिक वाले इतना बेदरकार इस्तेमाल करते थे। आज भी जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप डोमेस्टिक जो है गैस वो पहले दें। पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्री को दे, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी तो आगे चीज़ें चलेंगी। लेकिन वो हमारी क्योंकि हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और सबसे पहले वो अपने हल्के जिस तरह से इंटरिम सेटअप तो बहुत सारे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हुए हैं, एक अगर ये भी ले लेंगे तो प्रॉब्लम इनके डिसीजन से नहीं होगा। इशू ये है कि जितने हमारे MNAs MPs आते हैं उन गाँव गोटों के अंदर सबसे पहला उनका मुतालबा ये होता है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है, आप हमारे यहाँ गैस दीजिए, और गवर्नमेंट की फिर इतना प्रेशर पड़ता है। आम लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, उनके अपने जो वसाइल हैं उसके अंदर उनको एक आराम चाहिए, वो तो उसी को चुनेंगे जो उनको इस चीज का वादा करेगा। आप सिस्टम ये बना लेते, आप उनको सिलेंडर से गैस सप्लाई शुरू कर देते, सिलेंडर से वो तो चल सकते हैं, इंडस्ट्री सिलेंडर से नहीं चल सकती है। वो चीज़ें जो हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ गीजर्स हैं हमारे यहाँ, अब सर्दियाँ आ रही हैं, पूरे चाइना में आप चले जाएं, बैंड है आपको इलेक्ट्रिसिटी या गैस इस्तेमाल करना, आप सिर्फ सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? आप ये फैसिलिटी दें, एक डोमेस्टिक लोन दें कि आप अपना छोटे छोटे सोलर सिस्टम लगाएं, जितने पैसे आप महीने के उस बिल के लिए दे रहे हैं, आप अगर उसके सोलर के वो पैसे दे दें तो एक साल में वो सोलर भी आपको फ्री हो जाएगा और गवर्नमेंट की बिजली भी बन जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कीम ऐसी स्टार्ट हो जैसे कि मीटर चेंज होते हैं तो इस तरीके से सोलर पैनल्स भी हर घर में फिट किया जाए और बिल में फिर लग के पैसे आ जाए। सोलर तो खुद अपना लगाए ना जी, गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन्स दे, सारे वो कहते हैं जी छोटे छोटे लोन सिर्फ गीजर के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। अभी आपने मिनिस्ट्री की बात करी, पिछली गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी जिसमें मिनिस्ट्री दी वो इन्होंने दी हाउसिंग एंड बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और आप देखिए किस तरह पूरे पाकिस्तान में बूम कर गई। अब गवर्नमेंट तब्दील हुई, वो सारा जो इतना वो चीज़ें थी वो सब बैठ गई, सारी एम्यूनिटीज़। ये नहीं कि आप ये फैसिलिटी हमेशा के लिए दें, लेकिन आपने जिस सेक्टर को भी प्रमोट करना है, अगर आप सही पॉलिसी वहाँ दे देंगे, जिस तरह मिनिस्ट्री दीजिए, आपसे पूछेंगे नहीं, आप लगाएं पैसा। कंस्ट्रक्शन के वहाँ कंस्ट्रक्शन से अलाइड 60-62 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी चल रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही थी। राइट, आपने सही कहा। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, सर ये बताइए, एक तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है कि हमें अब रिफ्ट्स में नहीं पड़ना है कि ये नहीं कर रहे हम बंद कर देंगे, हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सर सजेशन दीजिए कि डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कैसे किया जाएगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एक प्रॉब्लम है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 1993 में लेजिस्लेशन शुरू हुई थी, 2017 में PPP बिल आया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था। वो रियल सेंस में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लेजिस्लेशन हो रही है। अच्छा, दूसरा जो है एनर्जी का इशू। एनर्जी देखिए, नेबर कंट्री है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ नेचुरल गैस नहीं होती, नेचुरल गैस के बगैर ही वहाँ काम हो रहा होता है, और ख़ासतौर पे ये घर में जो हीटर्स और गीज़र्स वगैरह होते हैं ये गैस पर पूरी दुनिया में नहीं, मतलब है ये इस तरह की प्रैक्टिस। और उसका जो सोल्यूशन क्या है, वहाँ इंडिया में आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ होती है ना, गैस के लिए भी गीज़र के लिए भी। होटलों में भी वहाँ गीज़र जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, लेकिन उसके लिए जो पॉलिसी बनाई है उन्होंने, फिर एनर्जी के रेट्स जो होते हैं वो भी कम्पिटिटिव होते हैं। उनको कैसे कम्पिटिटिव बनाना है, जब पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ से एक बात शुरू होती है कि किस प्राइस पर आप एनर्जी दे रहे हैं। सोलर पैनल के लिए एक अच्छी बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिल्कुल एग्जैक्टली जो खालिद साहब ने कहा है वो अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम सोलर पैनल्स के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। सोलर पैनल के लिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे सब्सिडाइज रेट पर, और मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे कि लोग सोलर पैनल को यूज़ करें। वो अच्छा, जो चीज़ अच्छी कोई पार्टी कर रही है उसको हमें मेरे ख्याल में इनकरेज करना चाहिए कि उससे एक अल्टरनेटिव आपके पास आ जाएगा। ये आज भी अवेलेबल है,
سولر کے لیے اگر آپ کو Loans چاہیے تو ہے گورنمنٹ کی available. پالیسی آج بھی available اور بڑے اچھے کمپیریٹیو ریٹ ڈومیسٹک ڈومیسٹک میں تو یوزرز کے لیے بات تو کر رہا بہت ہوں اچھا صرف ہے. آپ چھوٹے چھوٹے 10-15 ہزار روپے کے لون 20,000 روپے کے لون یہ تو ابھی بڑا سولر آپ لگانے جائیں اپنے گھر پہ یہ سب اس کے لیے تو وہ بڑا اچھا گورنمنٹ نے لیکن میں انسینٹیو یہاں دیے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو پالیسی میکنگ میں جن لوگوں کا فالٹ رہا ہے چاہے ریگارڈ لیس پولیٹیکل اٹیچمنٹ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں جو غلط پالیسیز بنائے گئے یعنی کاٹن کراپ کے سائز کی اسٹیمیشن سے لے کے انرجی پالیسی تک. اور انرجی میں کیا تھا کہ انرجی میں ایک وقت وہ تھا کہ انسینٹیو دیا جاتا تھا کہ آپ سی این جی گاڑی میں کٹ لگوائیں اس کے لیے فنانسنگ کی جائے گی, سی این جی لگوا لیجیے سی این جی اسٹیشن کے لیے فنانسنگ کی جائے گی, سی این جی کٹ کے لیے فنانسنگ کی جائے گی. انسینٹیوز دیے جاتے تھے, لوگوں کو موبلائز کیا جاتا تھا. کیا اس وقت یہ ان کی پروجیکشن اتنی غلط تھی, اتنی غلط ان کو ایڈوائز ملتی تھی کہ ملک میں گیس کی شارٹیج ہو جائے گی؟ آج ہم ہر جگہ پروموٹ کرتے رہے کہ انویسٹمنٹ ہماری جو کہیں اور ہونی تھی وہ انویسٹمنٹ ہم سی این جی سیکٹر پہ انویسٹ کرتے رہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج نیچرل گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے. تو پالیسی کا لیکنگ آف پالیسی تھی نا. اور اسی طرح سے دیکھیں جو کاٹن کی ہے ٹیکسٹائل ویژن جو پروگرام بنا تھا اس میں من فال جو ہماری ایگریکلچر کی منسٹری ہے اس کی طرف سے کمٹمنٹ تھی کہ 15 ملین بیلز لوکلی پروڈیوس ہوں گی. 15 ملین کا اسٹیمیٹ تھا اور اس 15 ملین کی بیسس پر اسپینڈلز روٹرز میں اسپننگ میں ویونگ میں انویسٹمنٹ کرائی گئی تھی. وہ آئیڈل ہو گئے بعد میں انویسٹمنٹ کیونکہ 15 ملین تو ہم نے کبھی پروڈیوس نہیں کی. اور ابھی بھی جو 2 ملین جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ کیونکہ ہمارے ہاں شارٹ سٹیبل نہیں ہو رہی, لانگ سٹیبل ہے. تو کچھ انڈسٹری کو لانگ سٹیبل پہ جانا ہوتا ہے فنش پروڈکٹس کے لیے, تو وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے سبسٹیوٹ من فال نے اس میں کچھ اپنا رول پلے نہیں کیا, نہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں. 12 تو ہمارا سائز رہا ہے, 12 ملین تو ہم بہت عرصے تک پروڈیوس کرتے رہے ہیں. 2005 سے 2008 تک 12 تو ہم کرتے رہے ہیں, اور پھر ہمیں 8 پہ آ جانا یا 4 پہ چلے جانا یہ تو بہت ہی الارمنگ بات تھی. الارمنگ چیز ہے. ہمیں پالیسی میکرز کا بھی تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی اس سائڈ پہ بھی چاہیے, جس کی وجہ سے انرجی کرائسس پیدا ہوا, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں پرابلم ہوا. آئی پی پیز کا دیکھ لیں, آئی پی پیز کا غالباً 2013 یا 14 کی بات ہے, چائنیز کمپنی سے جب تھرکول پہ بات ہو رہی تھی تو وہ 8 سینٹس پہ پروڈیوس کرنے کو تیار تھے, 10 سال کے لیے فریز کر رہے تھے. ہم ان پہ اڑے ہوئے تھے کہ 6 سینٹ پہ لیں گے, وہ 8 سینٹ کی بات کر رہے تھے. آج ہم 16, 17, 18 سینٹ پہ بھی شاید وہ تیار ہوں. یہ پالیسیز کا مسئلہ ہے نا یہ سر. تو جب تک پالیسی میکرز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. لیکن سر چلیں اب جو ہوا سو ہو گیا, لیکن اب اس میں سے کچھ بہتر نکالنا یا اس میں سے بہتری کی امید رکھنا وہ بھی تو ضروری ہے. نہیں ٹھیک ہے, اب ریکٹیفیکیشن, اب ایک پروسیس تو شروع ہوا ہے نا. اب اس پروسیس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ تو آ گئے ہیں نا. اب پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہو رہے, اکنامک ڈیسیژنز ہو رہے ہیں. تو اگر ابھی بھی پالیسی بنا لیں, جیسے غالب صاحب نے کہا کہ ہمیں الٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے, پورے ملک کو الٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے. ہمارے پاس اگر نیچرل گیس کو ہم ایکسپلور نہیں کر پا رہے, آئل امپورٹ تو یقینی طور پہ وہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہوگا, تو ہمیں الٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے. ہمیں سولر پہ, ونڈس پر ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. وہ ایک بہت بڑا سولوشن ایک چیز کا ہو جائے گا. کمپٹیٹیو ہو جائیں گے, جب کمپٹیٹیو ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. دوسرا ایک چیز ہم اگنور نہیں کر سکتے, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے انڈسٹریلائزیشن سے ریلیٹڈ, انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, وہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی وہ 80% اس سے جو ریلیونٹ ایشو ہے وہ ہمارے بیوروکریٹک سسٹم سے ہیں. انویسٹرز کو ان سے بھی نبرد آزما ہونا پڑتا ہے, وہاں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. تو انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے, انرجی کے اسٹرکچر کی پرابلم ہے, ٹیرف کی پرابلم ہے, اویلیبلٹی کی پرابلم ہے. دوسرا ایز آف ڈوئنگ بزنس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہوگا. رائٹ, بڑی ٹائملی انہوں نے تمام چیزیں بتا دی ہمیں, اور ایک شارٹ آنسر کے اندر تمام ہمارے پاس سولوشنز موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو. میں طواب صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اب یہاں پر انٹرسٹ ریٹ کم کیا جاتا ہے, جو کہ ایک ٹرینڈ بھی وٹنس ہونے والا ہے. آپ سب نے انٹروڈکٹری گورنمنٹ میں یہی کہا کہ اب آنے والے دنوں میں یہ نوید ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, خاص کر SIFC جس کے بارے میں تو ایک پہلے کبھی نہیں سوچا گیا, جن کاموں کے بارے میں وہ اب سوچا جا رہا ہے. اب آپ کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کا فیوچر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ انویسٹمنٹس آئیں گی تو پاکستان کی کہتے ہیں نا وہ تھوڑی سی ایک تقدیر بدلے گی. تو اب یہ چیزیں بدلنے کے بعد نیکسٹ ایئر جو فورکاسٹ یا GDP گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, ریکوائرڈ سے ہٹ کے وہ کتنی وٹنس کر سکتے ہیں ہم؟
मेरा ख्याल है जी फ्यूचर तो हम बहुत अच्छा देख रहे हैं इस मुल्क का, देयर इज़ नो सेकंड थॉट। और जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो पहले फोकस है एग्रीकल्चर साइड, वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है परफॉर्म करना। हमारी कुछ चीज़ें जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। हमने जहाँ कॉटन ग्रोइंग एरिया से बड़े ज़बरदस्त, जहाँ से प्रोडक्शन बड़ी अच्छी आ रही थी, उसको हमने शुगर में कन्वर्ट कर दिया। सारी अगर आप सराइकी बेल्ट में चली जाएँ तो, और शुगर में हम सब्सिडी देते हैं। तो इस मुल्क को आप लेके किस तरफ जा रहे हैं? छोटे छोटे लोगों के अपने चीज़ों को उसूल करने के लिए ज़ाती तौर पर उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो हमें जिस तरह अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, ये बैंड एरिया था, ये सिर्फ कॉटन ग्रोइंग एरिया था, उसको चेंज कराया। लोगों ने लगी हुई फैक्ट्री शुगर की वो यहाँ ट्रांसफ़र करी, और जो क्योंकि वो ज़मीन अच्छी थी, कॉटन की अच्छी थी, लिहाजा उन्होंने कहा यहाँ कॉटन शुगर की जो है प्रोडक्शन वो बेहतर आ जाएगी, हील्ड बेहतर है, लिहाजा वो वहाँ शिफ्ट हो गई। कसूर किसका था उस वक्त? जो फार्मर्स थे उनको एक अच्छा एक कैपिटल मिल रहा था, हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी और हुकूमत पॉलिसी मेकर। मैं आपके सामने ही बात कहता हूँ, आप ये देखिए कि ये निकाले शुगर मिले किसकी हैं। सर ये देखिए एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं, किसी कोई ज़ात की बात नहीं कर रहा है। उन पॉलिसी मेकर की शुगर मिले हैं, वो देखते हैं हमारा बेनिफिट किसके अंदर है। वो पहले वो मुल्क के लिए सोचना चाहिए बात, लेकिन वो नहीं सोचते। ये प्रॉब्लम, और कोई अकाउंटेबिलिटी इसीलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो तमाम सेक्टर्स से मौजूद हों, जो एक अच्छे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि ये आपने क्यों किया, ऐसा क्या करें। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अवर आईटी। और जैसा आरिफ हबीब साहब ने जिक्र किया, आईटी में भी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑल्दो अभी तो शायद हम $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट में हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल हम कम से कम 4 तक ले जाएंगे। और उससे एक आम आदमी फ़र्क पड़ता है, वो घर पे कंप्यूटर लाता है, 1-2-4 चीज़ें लगाता है, और विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट वो अपना कारोबार जो है वो काम शुरू कर देता है। और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछला दौर गुजरा है कुछ साल, इसमें हमारा जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मुल्क छोड़ के डिसहार्ट होकर चली गई है। मैं समझता हूँ हमको उनको मैसेज देना चाहिए, पाकिस्तान इज़ वेरी फर्टाइल। और यंग जनरेशन डिसहार्ट हो गए नहीं, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी जहाँ से अच्छी आ रही है तो डिसहार्ट लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी जा रहे हैं। ये भी तो है कि उनको अपॉर्चुनिटी जहाँ से मिलती है उन्हें वहाँ जाना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है आपको, तो वो इसलिए गए। अपॉर्चुनिटी बेहतर, एग्जैक्टली, अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल थी। यहाँ से हमारे जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी यहाँ से वो करिए। मैं उनको एक ख़ास तौर पर मैसेज देना चाहता हूँ, इस मुल्क में बड़ी पोटेंशियल है, और विद इन वेरी फ्यू मंथ्स ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। सर यकीनन जब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी तो वो भी कम बैक करेंगे अपना, वो क्यों वहाँ पर रहेंगे? और कौन रहना चाहता है दूसरे मुल्क के अंदर? आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, आप इमिग्रेशन नहीं ले पाते, बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क को छोड़ के दूर रहे। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसी तरह इन्वेस्टमेंट का है, अगर आप ये देखें पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क से बेतहाशा इन्वेस्टमेंट बाहर गई है। हम तो ये बात करें ना बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, आप देखिए कितनी यूएई में इन्वेस्टमेंट गई है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली, फिर जब भी तो वक्त आ गया था कि SIFC का क़याम होना ज़रूरी था और इकोनॉमी को सीधा करना ज़रूरी था। हमने इस किसी और ने नहीं बेड़ा रखी, हमने खुद किया, हमारी पॉलिसीज़ ने करी। अब इसकी रिपीटेशन ना हो, अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया, वी शुड गो फॉर गुड पॉलिसीज़, और उसकी न सिर्फ पॉलिसीज़ बनाएं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करें। राइट अच्छा, दूसरा ये कि अगर इकोनॉमिक नंबर्स को ही थोड़ा सा डिस्कस करें, फर्दर इंडिकेटर्स क्या दिखाई देते हैं आपको आने वाले दिनों के लिए, ट्रिगर्स? अब थोड़ा सा अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन को हम पॉजिटिव की तरफ लें तो इंडिकेटर्स से पहले आपका स्टॉक एक्सचेंज का आना शुरू हो गया। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर कि आप पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 58,000 क्रॉस किया। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है। जो हमारा जो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर था, स्टॉक एक्सचेंज था, बैठा हुआ था, नोबडी वाज विलिंग टू इन्वेस्ट इवन आफ्टर इतने अच्छे रिजल्ट्स कंपनी से देखने के बावजूद। इंटरेस्ट रेट हमारे पे बड़ी, हमारा मुतालबे के बाद 10 साल के अंदर, ये 15 साल में हमने अचीव किया था कि वो सिंगल डिजिट में आ गया था। अब ये दोबारा सिंगल डिजिट में आना फिर एक डिकेड से ज़्यादा ही खा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये ट्रेंड, गॉड फॉरबिड एक डिकेड नहीं तो कम से कम 5 साल तो इज गुड। सिंगल डिजिट में आना टाइम, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। और मुल्क की तरक्की करनी है। देखिए एक आम तासुर ये है, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन को रिलेट करते हैं ये इंटरेस्ट रेट से। हमारे मुल्क की जो पैरेलल इकोनॉमी है
अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से ज़्यादा मजबूत है। लिहाजा आप वो पैरामीटर्स जो है ना कि इन्फ्लेशन को आप इससे करें, वरना हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बोरोवर है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द बैंक्स, और वही सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाता है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाएँ, इससे इन्फ्लेशन का ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान की मईशत में नहीं है। राइट मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी, आईएमएफ से अप्रिसिएशन के बाद टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करना और ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन जो अभी खालिद तवाब साहब ने जिक्र किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो काम करना है वो ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इसको कैसे सीधा किया जाए? डॉक्यूमेंटेशन की जो एक स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे लिया जाए? क्योंकि अभी बहुत कोशिशें की जाती हैं कि आप फाइलर बने या आप अपने चीज़ों को जो है वो टैक्स फाइल करके बेहतर करें। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा तो हमने अचीव किया और उसका क्रेडिट जो है वो ज़्यादा आईटी इम्प्रूवमेंट को जाता है कि उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो गई। लेकिन उस डॉक्यूमेंटेड के यकीनन बेनिफिट होते हैं लेकिन हमें उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पाया, उसने हमें एक्सेलरेट नहीं किया। और उसमें आपने अभी कहा था कि क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स की 2.5 का एस्टिमेट दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिया, स्टेट बैंक भी मोर और लेस यही बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद आने वाले ईयर में जो आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है वो 4 से 5 के दरमियान थी, 4 to 5% के दरमियान जीडीपी ग्रोथ उससे नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है। हालांकि हमें तो उससे काफ़ी आगे जाना है, उससे वो कोई उसमें हम ये नहीं कह सकते ड्रामेटिक कोई इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, लेकिन 4 to 5% की प्रोजेक्शन उसके बाद है। दूसरा एक देखें, जो आईएमएफ ने पॉलिसी रिव्यू डॉक्यूमेंट जो इशू किया था, जो प्रेस इशू के लिए उन्होंने नोट इशू किया था, उसमें बहुत क्लियरली है कि डोमेस्टिक सेट पर सब चीज़ें अचीव हो गई हैं। पॉलिसी से रिलेटेड डोमेस्टिक में हमने काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली हैं, और अगर ये चेंज ना हुई, ये ट्रैक रहा, तो पाकिस्तान का आने वाले दिनों में सिनेरियो अच्छा है, सब्जेक्ट टू जो उन्होंने रिस्क डिफाइन किए थे। 3 रिस्क उन्होंने बताए थे, 3 रिस्क एरिया, उन तीनों का ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर से था, वो डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं थे, वो तीनों एक्सटर्नल से। कौन कौन से रिस्क थे? एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है ग्लोबली, वो पूरी दुनिया को पता है। वो यूक्रेन वार था, अब इसराइल की वार है हमास के साथ, वो है, और जो दोबारा बाइपोलराइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो एक रिस्की सिनेरियो है, ग्लोबल रिस्क है पॉलिटिकल। दूसरा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन और ख़ास तौर पे फूड प्राइस का इन्फ्लेशन, उससे पाकिस्तान को अपने आप को किस तरह से बचाना है, उससे उसके इम्पैक्ट यहाँ लोकल इकॉनमी में ना आए और हम बचा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट, पाकिस्तान की इकॉनमी उस एसेट से मजबूत है कि वो इफेक्ट इस तरह नहीं आएगा हमारे, जिस तरह आपने देखा होगा ना कि फार ईस्ट कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, मलेशिया में जब एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा फ़र्क आया था तो वो इकॉनमीज हिल गई थी, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह का, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो इस तरह का सिनेरियो नहीं होता। तो वो 2-3 जो फैक्टर्स वो बताए गए हैं वो इस तरह के हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल हैं। उसके लिए हमें तैयार ज़रूर रहना होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का इम्पैक्ट लोकल इकॉनमी पे ना आए। हमें तो एफडीआई को अट्रैक्ट करना है ना, हमें तो ये इन्वेस्टमेंट लानी है, तो उससे हमें बच कर रहना होगा। डोमेस्टिकली जो है हम ट्रैक पर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, इन्फ्लेशन रेट के बाद इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। स्टेट बैंक भी इंडिकेटर दे चुका है। अभी जो पॉलिसी आई थी उसमें जो बढ़ने का ट्रेंड नज़र आ रहा था, अब इंक्रीज नहीं किया, अब स्टैंड स्टिल रहने दिया, और फ्यूचर में एक डिक्लाइनिंग सिनेरियो लग रहा है। तो इंशाल्लाह नंबर्स भी इससे इम्प्रूव होंगे। वेल थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खालिद तवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की स्टॉक मार्केट के नंबर्स के हवाले से, साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई देते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिन फर्दर बेहतर या फिर बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हमें इनिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।